हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें भारत का नदी तंत्र। तो हम इसमें इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। तो चलिए, ये हमारी आज की पहली क्लास है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या होता है भारत का नदी तंत्र, है ना। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि भारत का नदी यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय का अपवाह तंत्र, है ना। अपवाह क्या होता है ना, अपवाह को हम क्या कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो की खासियत क्या होगी, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा भी और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। वरना क्या होता है कि आप वीडियो देख लेते हो, है ना, और जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्योंकि ये नहीं पता कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, उठेगा कैसे, है ना। अगर यही हमें पता चल जाए पढ़ने के साथ साथ कि क्वेश्चन हाँ यहाँ से ऐसे बनेगा और इसका आंसर ये होगा, तो आराम से हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको ज्योग्राफी नहीं आती है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी और आंखों से दिखाऊंगा भी। और अगर हम ज्योग्राफी को आंखों से देखते हैं तो बिल्कुल आराम से याद हो जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से जल्दी से। देखिए, हिमालय का अपवाह तंत्र, है ना। हिमालय का अपवाह तंत्र यानी कि अपवाह क्या होता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या है अपवाह। अपवाह को इंग्लिश में कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह कहते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, है ना। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको कहते हैं अपवाह, है ना। ये जो वर्ड हैं, अगर हम वर्ड को ही समझ लेना, अगर हमें वर्ड हमें समझ में आ जाए तो फिर कुछ नहीं है पढ़ाई, सही बताऊँ। सबसे ज़रूरी है, अगर हमें वर्ड का मतलब भी समझ में आना तो फिर आराम से हर चीज़ समझ में आती है। तो अपवाह क्या है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो वो है, तो हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही हैं तो वो है अपवाह तंत्र, है ना। तो अब देखते हैं कि हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। देखिए, फर्स्ट जो नदी है वो है सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी है। सेकंड क्या है, गंगा है मेरी, है ना, गंगा है। और थर्ड क्या है मेरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकल रही हैं, है ना। और अब फिर इनकी भी ट्रिब्यूटरी यानी कि इनकी भी सहायक नदियां हैं, है ना। इनकी भी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की क्या क्या है, झेलम, झेलम है ना, ध्यान से सुनना। दूसरी क्या है, चिनाब है। और थर्ड क्या है, सतलुज है ना। और फोर क्या है, व्यास है। और फिफ्थ क्या है, रावी है ना। तो आज हम सिंधु के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हम गंगा के बारे में, फिर परसों ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे ही 3 वीडियो में हमारा पूरा ये हिमालय का प्रवाह तंत्र खत्म हो जाएगा। और पढ़ेंगे भी साथ साथ, देखेंगे भी, और ऐसे भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से सिंधु के बारे में, है ना। तो चलिए देखो, मैंने अभी आपको बताया सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। और पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये 3 नदियां हैं, है ना, हिमालय की 3 ये नदियां हैं। तो अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया में इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है ना। अब देखो, अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या बनेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है। देखो, ये है गंगा इंडिया में, है ना, और यह है सिंधु, और यह है इसके नीचे ब्रह्मपुत्र, है ना। देखो, अब गंगा की वो देखो आप लेंथ, है ना। तो इंडिया में देखो 2525 किलोमीटर, है ना, इंडिया में। और सिंधु के अगर हम देखते हैं तो 1114 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र की देखते हैं तो 916 किलोमीटर, है ना। तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन हुई, गंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट नदी है वो है गंगा, है ना। अब आराम से याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं दिखा भी रहा हूँ। देखो, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नदी है गंगा। और अगर वैसे बात करूँ ओवरऑल की, तो सिंधु देखो 3180 किलोमीटर, और ये क्या आ रही है हमारी 2525। तो इंडिया, भारत की सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी हुई मेरी, गंगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। चलो अब आते हैं सिंधु, है ना। हम पढ़ने वाले हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। देखो, अब ये है मेरा इंडिया, है ना। अब इस वाली इमेज में देखो, फर्स्ट वाली इमेज में जहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट, उस इमेज में देखो, ये मेरा इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको कुछ नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ बेसिक से कि ये मेरा इंडिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, है ना, अगर मैं इसको दिशा में डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरा होता है ईस्ट, पूरब, ये वेस्ट, है ना, यानी कि पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, और ये साउथ, है ना, दक्षिण। तो ये पूरब, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। ऐसे हम इसको तोड़ते हैं इंडिया को, है ना। हमेशा ध्यान रखना, पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, है ना। ऐसे हम इंडिया को तोड़ते हैं। चलो, ये तो हो गई एक बात, है ना। अब दूसरी बात देखो, ये जो आपको दिख रही है ब्लू ब्लू, ये एक ब्लू ब्लू है ना, ये मेरी है सिंधु नदी, है ना।
सिंधु नदी। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अब एक बात और सुन लो। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने हेडिंग क्या है हमारी, हिमालय का अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदी। अब मुझे ये बताओ, जब ये सिंधु नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, तो अब मुझे बताओ ये कहाँ से निकल रही है और किधर को जाएगी, है ना। अब हमने पढ़ा है हिमालय का अपवाह तंत्र। अब मुझे हिमालय बताओ, हिमालय कहाँ है, हिमालय इंडिया का यहीं पे तो है, इधर चाइना की तरफ है ना, मतलब इधर भारत से बाहर इधर चाइना की तरफ है हिमालय थोड़ा सा, है ना। अब क्या होगा, तो नदियाँ इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगी, है ना, ना कि इधर की तरफ। ऐसे नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि इधर पानी है कि पानी से ही तो जाएंगी नदियाँ इधर की तरफ, नहीं, गलत। हिमालय से आएंगी नदियाँ इधर से, तो नदियाँ इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगी, है ना। तो अब देखते हैं, जब ये सिंधु इधर से ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ से तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु शुरू कहाँ से हो रही है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट है सिंधु, यहाँ से सिंधु ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि सिंधु कहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, है ना, सिंधु यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे आ जाओ इधर, है ना, सेकंड इमेज में आ जाओ। देखो ये है मानसरोवर, है ना। तो हमें बताना है कि सिंधु कहाँ से, सिंधु स्टार्ट हो रही है तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर के पास से स्टार्ट हो रही है ना। तो जो सिंधु ने शुरू किया है चलना, वो तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर, है ना, मानसरोवर के पास से निकलती है, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे कि सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत के क्षेत्रीय मानसरोवर के पास से निकलती है, होकर निकलती है ना। ऐसे इसको समझना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, सिंधु तिब्बत के क्षेत्र मानसरोवर के पास से होकर निकलती है ना। चलो ये तो हो गया मेरा यहाँ से कि सिंधु ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब ये क्या हुआ, जब सिंधु ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो फिर ये कहाँ पहुंची, ये इंडिया में गई, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बनता है कि इंडिया में जब सिंधु आई, मतलब जो प्रवेश किया, तो वो कहाँ से प्रवेश किया, है ना। तो देखो आ जाओ, तो देखो ये है मेरी थर्ड इमेज, है ना, ये है मेरी थर्ड इमेज। तो सिंधु जब इंडिया में प्रवेश किया, ये क्या, इसने दाम चौक, है ना, इंडिया में दाम चौक के पास प्रवेश करती है ना। आपको बताना है कि इंडिया में सिंधु दाम चौक के पास प्रवेश करती है ना। तिब्बत क्षेत्र, पहला क्वेश्चन क्या था, तिब्बत क्षेत्र से मानसरोवर के पास से होकर वो निकलती है और भारत में दाम चौक के पास से होकर प्रवेश करती है ना। तो फटाफट से मेरे 3 क्वेश्चन बन गए आराम से, है ना, कि सिंधु कहाँ से निकली, मानसरोवर के पास तिब्बत क्षेत्र से, और दाम चौक इंडिया में प्रवेश कर गई, है ना। चलो प्रवेश कर गई, है ना। अब चलो अब आ जाओ, अब जब ये प्रवेश कर गई यहाँ पे, है ना, अब सीधी जाएगी भी, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये प्रवेश कर गई आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी आपकी प्रवेश कर गई यहाँ पे, है ना। अब ये सीधी जाएगी और यहाँ पे कश्मीर में जाके इधर पाकिस्तान में निकल रही है। तो अब इसने बाहर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बाहर कहाँ से निकल रही, बाहर जो निकली तो वो कहाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ से बाहर निकली, है ना। भारत से बाहर ये किस जगह से निकली है। देखो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ये निकल रही है यहाँ से बाहर, तो अब ये है पाकिस्तान का चिलास, है ना। अब हम कहेंगे कि जो सिंधु जब बाहर निकली, मतलब प्रवेश तो किया दाम चौक से, है ना, और बाहर जब निकल रही है भारत से, तो चिलास, पाकिस्तान के चिलास से होकर गुजरती है ना। जब बाहर निकलती है तो पाकिस्तान के चिलास से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन क्या बना, तिब्बतीय क्षेत्र से मानसरोवर से होकर निकलती है और भारत में दाम चौक से होकर प्रवेश करती है और भारत से पाकिस्तान के चिलास के पास से होकर बाहर निकलती है ना। चलिए ये तो बन गए मेरे क्वेश्चंस, है ना, और इनके आपको आंसर पता चल गया, आप देख भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो चलिए देखो, अब ये यहाँ से निकल गई, है ना। अब ये सिंधु निकल चुकी है यहाँ से बाहर, चिलास से होकर निकल गई है। अब ये आगे बढ़ रही है ऐसे, और यहाँ पे रुको, क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं ना। अब हम इसको क्या कहेंगे, है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेरा यहाँ कि ये सारी जब नदियाँ मिली हैं, ये रावी, सतलुज और ये सिंधु, और यहाँ पे एक संधि बना ली इन्होंने, तो ये जगह कौन सी है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, है ना। देखो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, जो ये नदी है, ये नदियाँ हैं यहाँ पे मिली हैं, तो हम इसको कहेंगे पंचनाद, है ना। ये देखो पंचनाद, यानी पंचनाद कहेंगे हम इसको, पंचनाद, है ना। यानी कि पंचनाद क्यों कहा हमने इसको, सबसे बड़ी बात है कि यार पंचनाद क्यों कहा, क्योंकि 5 नदियों का संगम है ना। 5 नदियाँ यहाँ पे आके मिली हैं, तो हमने इसको कहा है पंचनाद, है ना। पंचनाद कहा, पंचनाद के नाम से हमने इसको कहा है कि ये जब पाकिस्तान में मिली हैं 5 नदियाँ, तो हमने इसको कहा है पंचनाद, है ना। तो इसको ऐसे समझना है। तो क्या क्या हुआ, सिंधु के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बने फ्रेंड्स। देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ाया
कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट नदी गंगा है ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बती क्षेत्र मानसरोवर से, है ना। थर्ड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया कि सिंधु ने जब भारत में प्रवेश किया वो दाम चौक के पास से किया, है ना। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ाया कि वो जब बाहर निकली भारत से तो वो कहाँ निकली, चिलास पाकिस्तान से बाहर निकली, है ना। और फिर ये जो अब आगे बढ़ी है, जो ये पांचों नदी मिल गई हैं पाकिस्तान में, ये इसको मैंने कहा है पंचनाद, क्योंकि ये पांचों नदी यहाँ पे मिल गई है ना, तो इसको कहा है हमने पंचनाद। चलिए, तो ये था मेरा सिंधु के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी झेलम के बारे में, है ना। चलिए, तो आ जाइए झेलम के बारे में पढ़ते हैं। क्या है झेलम और कैसी है झेलम और क्या क्या होता है झेलम में, है ना। देखो, आ जाओ, मैं देखो आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आराम से देखना। देखो, ये है झेलम नदी जब मेरी चलेगी, देखो ये रही मेरी यहाँ से नदी, ये देखो ये झेलम है ना। झेलम यहाँ भी है और यहाँ पे भी है ना। तो चलो आ जाओ, समझ लो। देखो, ये है झेलम ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ चिनाब में आके मिल गई, है ना। चिनाब में आके मिल गई, चिनाब इधर से आ रही थी, है ना। चलो, तो झेलम ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मिल गई, है ना। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो झेलम यहाँ से आई है ना, कश्मीर ये रहा, है ना, ये मेरा कश्मीर है। तो अब झेलम ने यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि झेलम का उद्गम स्थल बताओ, है ना, यानी कि झेलम ने कहाँ से निकली, है ना। तो हमें बताना है कि झेलम श्रीनगर के शेषनाग झील से होकर निकलती है ना। शेषनाग, ये जो जगह है, ये श्रीनगर के शेषनाग झील से होकर निकलती है। कौन सी नदी, इसकी सिंधु की सहायक नदी झेलम, है ना। तो चलिए, अब फर्स्ट बात यह है कि शेषनाग से तो होके निकल गई, लेकिन जो शेषनाग झील है वो इतनी फेमस नहीं है ना। तो फिर नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वो पूछेगा कि जो झेलम है ना, देखो झेलम कहाँ से आ रही थी, झेलम यहाँ से आ रही थी, है ना। और ये थी मेरी फर्स्ट इमेज। अब सेकंड इमेज में आ जाओ, है ना, जो मैंने लिखा है सेकंड इमेज, वहाँ पे आ जाओ। अब देखो वुलर लेक, है ना, वुलर लेक, है ना, ये देखो वुलर लेक दिख रही है आपको सेकंड इमेज में। ये वुलर लेक देखो, है ना, ये वुलर लेक है और ये झेलम भी बिल्कुल वहीं से ही आ रही है, बिल्कुल उसके पास से, है ना। तो अब वो पूछेगा कि जो ये झेलम है ना, ये शेषनाग झील से तो होकर निकली है और वुलर झील से प्रवाहित होकर गुजरती है ना। वुलर लेक से प्रवाहित होकर गुजरती है ना। तो हम क्या कहेंगे, तो एक क्वेश्चन क्या बना कि जो वुलर लेक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बना, तो जो वुलर लेक है वो कहाँ है ना। तो सीधी सी बात है, वो श्रीनगर में है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बना झेलम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कहाँ से निकली, शेषनाग झील से। सेकंड क्वेश्चन क्या बना कि वुलर लेक कहाँ है, श्रीनगर में है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं झेलम। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब झेलम यहाँ से चली थी और यहाँ पे है ना, अभी यहाँ पे मिल गई, है ना। अब हम पूछेंगे कि झेलम जो चिनाब से मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, वो यहाँ मिलती है और यहाँ पे क्या है मेरा पाकिस्तान, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, तो झेलम जब चिनाब से मिली तो वो कहाँ पे मिली, वो मिली मेरी पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में। तो तीन क्वेश्चन बन गए फटाफट से। पहला क्वेश्चन, झेलम कहाँ से निकली, श्रीनगर के शेषनाग झील से। दूसरे क्या है, वुलर लेक से प्रवाहित होकर गुजरती है। और क्या है, वुलर लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, अभी मैंने पढ़ाया, है ना। और झेलम जब चिनाब नदी से मिली तो वो कहाँ पे मिली, पाकिस्तान में, है ना। तो चलो, और अब ये जो इसकी लंबाई है झेलम की यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये पाकिस्तान और इंडिया की जो सीमा बनाती है वो कितनी बनाती है, 170 किलोमीटर की, है ना। तो झेलम पाकिस्तान और भारत से जो सीमा बनाती है वो 170 किलोमीटर की बनाती है ना। फ्रेंड्स, ये सब लिखते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये बहुत अच्छी, मतलब क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% यहीं से ही आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन आएंगे, वही बनते हैं हमेशा, है ना। तो झेलम जो इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा बनाती है झेलम, वो 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है ना। तो कितने क्वेश्चन बन गए, 4-5 क्वेश्चन बन गए, है ना। पहला क्वेश्चन कि झेलम कहाँ से निकली, शेषनाग झील से निकली, है ना, वुलर लेक से होकर गुजरती है ना। थर्ड क्वेश्चन, वुलर लेक कहाँ है मेरी, श्रीनगर में है ना। और झेलम जब चिनाब से मिली तो वो कौन सा स्थान था, वो पाकिस्तान में मिली, है ना। और जो झेलम ने
भारत पाकिस्तान की सीमा बनाई वो कितनी लंबी बनाई, 170 किलोमीटर की बनाई, है ना। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इनकी परियोजनाएं, है ना। चलो अब इनकी परियोजनाएं देख लेते हैं ना। झेलम, देखो आ जाओ, मैं आपको फटाफट से परियोजनाएं दिखा देता हूँ, है ना। देखो परियोजनाएं दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो आ जाओ। ये है देखो झेलम, इंडिया में जो है झेलम यहाँ पे है ना, और इसमें ये रही झेलम, है ना। देखो ध्यान से देखना, एक ये और एक ये, है ना। झेलम ये रही मेरी, है ना, ये देखो ये जा रही है, ये रही झेलम, है ना। और ये रहा इंडिया और ये रही झेलम। अब हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, परियोजनाएं, है ना। अब हमें बताना है कि झेलम पे कौन कौन सी परियोजना है। देखो एक तो ये रही उरी परियोजना, है ना। झेलम पे जो एक परियोजना है उरी परियोजना, है ना। और दूसरी ये रही तुलबुल परियोजना, है ना। और थर्ड ये रही ध्वस्ती परियोजना। तो यानी कि झेलम नदी पे जो है हमारी 3 परियोजना हैं आपकी, उरी और तुलबुल और धुलस्ती, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था झेलम के बारे में। सिंधु के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। सिंधु के बारे में हमने पढ़ लिया, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, आइए फटाफट, है ना। सिंधु के हमने बारे में पढ़ लिया। सिंधु के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सिंधु यहाँ से निकलती है ना, यहाँ पे क्या है, तिब्बत का क्षेत्र, मानसरोवर है, मानसरोवर से होकर निकलती है ना। और आगे फिर चलती है, जब भारत में वो प्रवेश करती है तो दाम चौक से प्रवेश करती है ना। दाम चौक से प्रवेश करके जाने के बाद जब बाहर निकलती है भारत से, तो पाकिस्तान के चिलास से होकर गुजरती है, पाकिस्तान के चिलास से होकर गुजरती है। और फिर आगे मिलती है, जब ये 5 नदियाँ मिलती है तो हम इसको कहते हैं पंचनाद, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ मिली हैं। और 5 नदियाँ मिलने के बाद जब आगे जल जाती है तो वो वहाँ गिरती है कहाँ, अरब सागर में जाके मिल जाती है ना। ये तो था सिंधु। कहाँ से चली, शेषनाग झील से चली, है ना। मैंने पढ़ा है शेषनाग झील से चली, शेषनाग झील से निकली और फिर और वुलर लेक से होकर गुजरती है ना। और वुलर लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। और फिर आगे जब ये चिनाब, ये झेलम नदी आपके यहाँ से मिली चिनाब से, तो ये कहाँ मिली, पाकिस्तान में मिली, है ना। और ये जो झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है वो 170 किलोमीटर की बनाती है ना। और जो इसके ऊपर, इसके झेलम की जो परियोजनाएं हैं मैंने आपको अभी दिखाई फटाफट से। झेलम की जो परियोजनाएं हैं, एक तो उरी परियोजना, एक तुलबुल परियोजना और एक ध्वस्ती परियोजना, है ना। तो फटाफट से मेरी 2 नदी एकदम से तैयार हो गई, सिंधु और झेलम। चलिए अब नेक्स्ट नदी देखते हैं, चिनाब नदी, है ना। मज़ा आ रहा है ना, देखा भी जा रहा है और मज़ा भी आ रहा है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चिनाब। चिनाब क्या है, चिनाब नदी कैसी है, कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी उसके ऊपर परियोजनाएं हैं ना। चलो फटाफट से देख लेते हैं चिनाब नदी। देखो ये रहा चिनाब, है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट इमेज में देखो, ये देखो मैंने गोले लगाए हैं चिनाब, है ना। चिनाब नदी है तो ये निकल रही है, देखो यहाँ से। देखो चिनाब का ना थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो चिनाब ये निकल रही है ना, ऐसे जा रही है और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे आगे जा रही है ना। और ये देखो 2 हैं, है ना। ये देखो ये शुरुआत में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे शुरुआत में देखो 2 नदियाँ हैं छोटी छोटी सी, और फिर ये आगे बढ़ रही हैं और फिर यहाँ पे जाके आगे चली जा रही है ना। ये 2 छोटी नदी, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पे 2 छोटी नदियाँ हैं, है ना। 2 छोटी नदियाँ हैं। अब ये 2 छोटी नदियाँ हैं क्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यार ये 2 छोटी नदियाँ ऐसी क्या हैं, तो हम इसको बोलते हैं चंद्रा और भागा, है ना। तो एक को बोलते हैं हम चंद्रा और भागा। ये चंद्रा और भागा क्या हैं, ये चंद्रा और भागा हैं 2 सरिताएं हैं। सरिताएं मतलब, सरिताएं बोलते हैं एक छोटी पतली सी नदियाँ उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही हैं, है ना। सीधी सी बात है। देखो चंद्रा और भागा जो 2 सरिता हैं उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं और फिर आगे चल के यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुँचाती है ना। तो जब जम्मू कश्मीर में जाती हैं चंद्रा और भागा, तो जम्मू कश्मीर में इनको चिनाब के नाम से जाना जाता है ना। तो चलो अब पहला क्वेश्चन क्या बना चिनाब को लेके, कि जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होती हैं और हिमाचल प्रदेश से ये चंद्रा और भागा नाम से 2 सरिताएं हैं, उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर में जाती हैं तब इसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं, है ना। तब इसको चिनाब के नाम से बोलते हैं, है ना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है चिनाब के बारे में, कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना, सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो मेरी चिनाब ही है ना। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मेरी चिनाब नदी है ना। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो क्या क्वेश्चन बने, देखो क्वेश्चन बना इसका, एक तो ये 2 सरिताएं निकली, है ना, चंद्रा और भागा। ये कहाँ से निकली, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से निकली। तो और ये आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर में चली गई, जम्मू कश्मीर में चली गई, तो वहाँ पे क्या कहा, इनको हमने चिनाब का नाम दे दिया, इस नदी को हमने चिनाब का नाम दे दिया। और फिर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, चिनाब है ना। अब आ जाओ फर्स्ट वो अगला क्वेश्चन, इसकी परियोजनाएं, है ना। इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, चलो देख लेते हैं ना चिनाब की परियोजनाएं। चिनाब देखो ये रही मेरी
चिनाब नदी, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको आराम से। ये रही मेरी चिनाब नदी, यहाँ पे जो दो सरिता निकल रही थी वो है मेरी चिनाब नदी, है ना। अब आ जाओ, ये रही देखो मेरी चिनाब नदी, है ना। ये मेरी चिनाब, है ना। ये मेरी चिनाब और ये मेरी चिनाब नदी, है ना। अब देखो इसके ऊपर है ये बगलिहार परियोजना, है ना। एक तो बगलिहार परियोजना है और एक सलाल परियोजना है ना। तो कौन सी बनी मेरी चिनाब के ऊपर? एक तो सलाल परियोजना और एक बगलिहार परियोजना, है ना। और ये कौन सी थी? ये झेलम के ऊपर थी, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना और ध्वस्ती परियोजना। तो ये तीन परियोजना झेलम के ऊपर थी। और चिनाब के ऊपर क्या है मेरी? बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना हमेशा, और दिखा भी दिए हैं, कभी मत भूलना। सिंधु का नदी तंत्र चल रहा है तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। अब चलो, अब आते हैं नेक्स्ट नदी पे, हमारी रावी नदी पे, है ना। अब देखो रावी नदी हमको क्या कहती है ना, चलो रावी नदी को समझ लेते हैं। देखो रावी नदी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। रावी नदी कहाँ से चल रही है? देखो ये रही रावी नदी, है ना। देखो ये रही मेरी रावी नदी, है ना। देखो इसने स्टार्ट किया यहाँ से, है ना। ये भी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से ही चली है और यहाँ पे चिनाब में आके मिल गई और फिर पंचनाद में जाके और फिर सिंधु में, है ना। देखो तो यहाँ से ये भी हिमाचल प्रदेश से चली है ना। अब हमें बताना है कि जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है ना। देखो उद्गम स्थल बताना है। आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से समझते हैं ना। ये रही मेरी रावी नदी, ये बिल्कुल यहाँ से निकली। ये मेरी तंगभद्र, ये चंद्रा और भागा भी यहीं से थी, हिमाचल प्रदेश से ही, और रावी भी मेरी हिमाचल प्रदेश से ही है ना। दोनों बिल्कुल पास पास से हैं, तो दोनों मेरी हिमाचल प्रदेश से हैं। लेकिन रावी क्या है? रावी जब निकलती है तो वो रोहतांग दर्रे से होकर, दर्रे के पास से कुल्लू पर्वत से होकर गुजरती है ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। रावी नदी रोहतांग दर्रे से होकर कुल्लू पर्वत, है ना, कुल्लू पर्वत से निकलती है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन बना रावी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन को लिखते रहना, है ना। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि रोहतांग दर्रा कहाँ है ना। रोहतांग दर्रा कहाँ है? जब रावी रोहतांग दर्रे के पास से होकर गुजर रही है तो रोहतांग दर्रा सीधी सी बात है हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि रावी नदी भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश से निकली, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बना? तो रावी नदी किससे किससे निकली, है ना? कुल्लू पर्वत से, है ना। तो कुल्लू पर्वत भी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में, है ना। देखो दो क्वेश्चन बन गए रावी के ऊपर कि कुल्लू पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी कहाँ से निकली? कुल्लू पर्वत से। और रोहतांग दर्रे के पास से होकर निकली, तो रोहतांग दर्रा भी कहाँ है मेरा? हिमाचल प्रदेश में है ना। फटाफट से कितने अच्छे क्वेश्चन बन गए, है ना। चलो अब देखो क्या हुआ। अब ये देखो, ये रावी नदी यहाँ से निकली हिमाचल प्रदेश से और ये इधर चली गई, है ना। तो हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब में आ गई। देखो यहाँ पे, देखो ये रावी नदी यहाँ से चली और यहाँ पे आ गई, इधर आ गई। तो ये क्या है? ये क्या है? ये पंजाबी तो है। तो हिमाचल प्रदेश से चली, ये पंजाब में, ये देखो पंजाबी तो है ना, दिख रहा है। देखो दिखा देता हूँ बड़ा करके। यहाँ से चली हिमाचल से, हिमाचल से चली और ऐसे जा रही है ना। तो हिमाचल से चली यहाँ से रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पास से होकर कुल्लू पर्वत से चली और पंजाब में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाब में कहाँ, पंजाब में जब ये आई तो ये कहाँ पे प्रवेश करी पंजाब में, है ना। तो हमें बताना है कि मोदपुर के निकट से पंजाब में जब गई, जब रावी नदी आपकी पंजाब में गई तो ये निकली मोदपुर के निकट से। क्या बताया कि रावी नदी जब पंजाब में आई तो मोदपुर के निकट से होकर निकली, है ना। तो ऐसे इसको बताना है। तो एक क्वेश्चन क्या बना? तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि रावी नदी जो थी वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर्वत से होकर निकली, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था मेरा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बना? सेकंड क्वेश्चन ये बना कि रोहतांग दर्रे के पास से होकर गुजरी। तो रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बना मेरा? थर्ड क्वेश्चन ये बना कि जब हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब में गई तो पंजाब में कहाँ से गुजरी? मोदपुर के निकट से होकर गुजरी, है ना। ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन लिखते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब आते हैं लास्ट इसके आगे, इसके परियोजना के पास, है ना। देखो आ जाओ, परियोजना में दिखाता हूँ। रावी नदी की परियोजना, है ना। देखो रावी नदी ये रही मेरी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, चलो। देखो रावी नदी ये रही, है ना। और देखो ये रही रावी नदी, है ना। देखो ये रही मेरी रावी नदी, है ना। अब देखो, अब इसकी परियोजना देखो, थीन,
थीन परियोजना, है ना। तो रावी नदी के ऊपर जो परियोजना बनी है वो उसका नाम है थीन परियोजना, है ना। देखो अब मैंने बता दिया, है ना। अब देखो झेलम, फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ना। झेलम ये रही, झेलम के ऊपर क्या थी, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना और ध्वस्ती परियोजना, है ना। फिर थी मेरी चिनाब, चिनाब के ऊपर बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, है ना। फिर आई मेरी रावी नदी, रावी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर थीन परियोजना, है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी 3 नदियाँ और इसके साथ एक हो गई हमारी सिंधु, है ना। 4 नदियाँ हमने फटाफट से कर ली कंप्लीट, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट नदी पे, व्यास नदी। अब मैं आपको फटाफट से पढ़ाता हूँ व्यास नदी। व्यास नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए समझते हैं क्या है और देखते हैं कि क्या है व्यास नदी। देखो ब्यास, देखो हिंदी में लिख रखा है ब्यास, तो इसको ये जो ब्यास लिखा है ना उनको, ये ब्यास, इसको ही हम कहते हैं व्यास नदी, है ना। तो ये है व्यास नदी। अब देखो कैसे इसने स्टार्ट किया है चलना, देखो इसने यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, है ना। और अब ये क्या पानी पानी सा है ना, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या है। और फिर यहाँ पे आके मिल गई और यहाँ से आ रही है मेरी सतलुज इधर से, है ना। और ये यहाँ पे सतलुज में आके मिल गई, है ना। और ये बताना है, अब सबसे पहली बात ये बताना है कि निकली कहाँ से, है ना। देखो अब देखो ये भी, ये तीनों नदी हैं जो, है ना, ये तीनों नदी आपने पढ़ी, है ना। ये पढ़ी आपने, चिनाब और ये रावी और ये व्यास, देखो बिल्कुल पास पास हैं। तो तीनों ही हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं, है ना। तो तीनों ही नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो तीनों नदियाँ बिल्कुल पास पास है और तीनों ही हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। देखो तीनों नदियाँ, है ना, और व्यास, है ना, और तीनों ही यहाँ हिमाचल प्रदेश से होके गुजर रही हैं, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी रावी नदी थी वो कहाँ से निकली थी, रोहतांग दर्रे से। तो अब ये जो व्यास नदी है ना, ये भी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से ही निकल रही है ना। रोहतांग दर्रे के पास से ही निकल रही है। तो हम क्या बताएंगे कि जो व्यास नदी है वो भी रोहतांग दर्रे के पास से होके निकलती है ना। तो जो मेरी व्यास नदी है, तो हम बताएंगे जो मेरी व्यास नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है ना। और देखो अब क्या है, व्यास नदी ये जो है मेरी, ये जो मेरी व्यास नदी है ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे चली और यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे सतलुज में मिल गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि रोहतांग दर्रे के पास से होकर निकलती है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारत, पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी, पूरी तरह देखो भारत में स्टार्ट हुई, भारत में ख़त्म हो गई, है ना। ये तो इंडिया की है ना, ये सीमा हो गई। तो भारत में स्टार्ट हुई, भारत में, यानी कि पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी कौन सी, व्यास नदी, है ना। पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी कौन सी होगी, व्यास नदी, है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि जब व्यास नदी सतलुज में आके मिली तो यहाँ पे क्या है ये, है ना। तो जहाँ पे सतलुज से आके मिली तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हरिके, हरिके बैराज, है ना। हरिके बैराज में आके मिलती है। जहाँ पर व्यास नदी सिंधु से मिलती है उसको हम हरिके बैराज कहते हैं, है ना। अब अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हरिके बैराज है ना, वहाँ से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, है ना। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यानी कि ये जो है यहाँ से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है ना। तो फटाफट से 4 क्वेश्चन बन गए मेरे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन सुनो कि व्यास नदी जो निकली कहाँ से निकली, रोहतांग दर्रे के पास से, है ना। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। अब याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है ना। रोहतांग दर्रे से पास से निकली और पूरी तरह भारत में, दूसरा क्वेश्चन क्या है व्यास नदी के बारे में कि पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी कौन सी, व्यास नदी, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जब ये सिंधु से यहाँ पे मिली व्यास नदी तो इसको क्या कहते हैं हम, हरिके बैराज, है ना। किसके नाम से जाना, हरिके बैराज। और वो फोर्थ क्वेश्चन क्या बना, हरिके बैराज से जो भारत की सबसे लंबी नहर निकली है उसको क्या कहते हैं हम, इंदिरा गांधी नहर, है ना। उसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट से हमारे बन गए 4 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स भूलना मत, क्योंकि मैं दिखा भी रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल मैप के साथ आपको बिल्कुल आराम से सब कुछ दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नदी, और वो भी लास्ट नदी की तरफ चलते हैं, सतलुज की तरफ, है ना। और फिर फटाफट से मैं आपको एकदम से रिवीजन करा दूंगा इनका, है ना, अभी के अभी। तो चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं, सतलुज। देखो सतलुज का क्या सीन है, आइए देखो सतलुज को मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरा इंडिया, है ना, इधर चाइना, ये है, ये तो इधर, ये तो चाइना की तरफ हो गया और ये हो गया अपना पाकिस्तान की तरफ, है ना। देखो ये है सतलुज, ये रहा सतलुज,
और ये रही सतलुज, और फिर ये यहाँ सिंधु में आके मिल गई सतलुज, है ना। देखो तो सतलुज भी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये मेरी सिंधु भी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये है, देखो सतलुज भी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई और सिंधु भी मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है सतलुज के ऊपर कि उद्गम स्थल क्या है सतलुज का, है ना। सतलुज का उद्गम स्थल क्या है, तो हम बताएंगे कि तिब्बतीय क्षेत्र के रोकसोक, है ना, रोकसोक से ये सतलुज नदी निकलती है ना। और सिंधु कहाँ से निकल रही थी, तिब्बतीय क्षेत्र के मानसरोवर झील के पास से होकर निकलती है ना सिंधु नदी। और सतलुज क्या निकल रही है, तिब्बतीय क्षेत्र के रोकसोक, है ना, रोकसोक क्षेत्र से होकर रोकसोक क्षेत्र से होकर निकलती है ना। तिब्बतीय क्षेत्र रोकसोक झील के पास से होकर निकलती है ना, हम इसको ऐसे बताएंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से तो निकल गई, अब जब आगे बढ़ी यहाँ पे इंडिया में प्रवेश किया, है ना, इंडिया में प्रवेश किया, तो अब ये बताना है कि ये कहाँ से इसने जब ये प्रवेश किया तो इसने ये कौन सा स्थान है ना, इस स्थान का नाम बताओ जब सिंधु ने भारत में प्रवेश करा, सतलुज ने भारत में प्रवेश करा। तो जब सतलुज ने भारत में प्रवेश करा तो ये है मेरा शिपकिला दर्रा, है ना। तो बताना क्या है कि सतलुज रोकसोक से निकलती है और भारत में शिपकिला दर्रा से होकर गुजरती है ना। तो अब ये बता, तो शिपकिला दर्रा ये कहाँ है ना। अब नेक्स्ट हमें पता चल गया कि सतलुज रोकसोक से तो निकली और शिपकिला दर्रे से होकर गुजरी, यानी कि जब इंडिया में प्रवेश करी तो शिपकिला दर्रा से होकर गुजरी। तो अब यहाँ पे शिपकिला दर्रा है मेरा, अब मुझे ये देखना है मैप में कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा हिमाचल प्रदेश है ना, ये मेरा पूरा हिमाचल प्रदेश था। तो ध्यान रखना है कि शिपकिला दर्रा भी कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है ना। अब देखो, अब चलो आ जाओ नेक्स्ट, है ना। अब यहाँ पे बताना है कि जो सतलुज है, सतलुज भारत और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करती है ना। तो ये करती है 120 किलोमीटर की सीमा साझा करती है ना। अब ऐसे इसको समझना है कि सतलुज जो भारत पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाती है, 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है ना। अब चलो अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी परियोजना के पास, है ना। परियोजना के पास देखो, ये रही इसकी परियोजना, देखो ये है मेरी सतलुज, है ना, ये हो गई मेरी सतलुज, है ना। देखो एक तो परियोजना हो गई इसकी नाथप्पा झाकरी परियोजना, है ना, ध्यान से देखो और नोट कर लो। सतलुज की जो मैं परियोजना बता रहा हूँ, फर्स्ट है मेरी नाथप्पा झाकरी परियोजना, और सेकंड है मेरी भाखड़ा नागल परियोजना, और देखो फिर से एक और है भाखड़ा नाग। अब ये देखना कि यार दो भाखड़ा नागल परियोजना क्यों लिख दी, है ना। एक तो देखना ही है कि नाथप्पा झाकरी परियोजना तो है ही है, वो तो दूसरी एक भाखड़ा नागल ये रही और एक भाखड़ा नागल ये रही, है ना। ये ऐसा क्यों करा, तो ऐसा इसलिए है कि दो भाखड़ा नागल परियोजना इसलिए है क्योंकि भारत में भाखड़ा जो इस नदी पे दो बांध बनाए गए हैं, है ना। इस नदी पे जो सतलुज नदी पे है दो बांध बनाए गए हैं, एक है भाखड़ा के नाम से और एक है नागल के नाम से, है ना। अब हमें समझना है कि भाखड़ा और नागल में अंतर क्या है, एक है भाखड़ा के नाम से और एक है नागल के नाम से, है ना। अब भाखड़ा क्या है, जो भाखड़ा जो है ना मेरा, वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ना। जो भाखड़ा बांध बनाया गया है वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ना। विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है, वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। ये समझना है जो भाखड़ा बांध बना गया है। और जो भाखड़ा में होता है, भाखड़ा से क्या हम निर्माण करते हैं, भाखड़ा बांध से हम बिजली बनाते हैं, है ना। भाखड़ा बांध से हम बिजली का निर्माण करते हैं। और नागल बांध से हम क्या करते हैं, नागल बांध से हम सिंचाई परियोजनाएं मतलब सिंचाई का काम करते हैं ना। जो इस नागल के पानी का यूज़ होता है, नागल बांध के पानी का यूज़ होता है, वो होता है सिंचाई के लिए। और जो भाखड़े बांध का पानी का यूज़ होता है वो होता है बिजली के लिए, है ना, बिजली बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंधु के ऊपर पूरा का पूरा आपका नदी तंत्र। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंधु की सहायक नदियाँ आपको फटाफट से मैंने बताई है कौन कौन सी है। मैंने आपको बताई सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, है ना। और मैंने आपको फटाफट से बता दिया कि ये कहाँ से होकर गुजर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ही हम आगे आपको बिल्कुल मैप के साथ अच्छी तरह समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। और अगर वीडियो नहीं मतलब एक बार नहीं समझा तो फटाफट से आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगला गंगा नदी तंत्र के साथ, है ना। चलिए थैंक यू।